हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्क्रीनिंग फॉर डिजीज़ेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनिंग फॉर डिजीज़ेस। तो क्या डेफिनेशन क्या रहती है? इट इज़ द सर्च फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ और डिफेक्ट by means of rapidly applied test, examinations और other procedures in apparently healthy individual। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ जो डिजीज़ है या कोई भी डिफेक्ट है उनको हम सर्च कर रहे हैं। कैसे? रैपिडली अप्लाइड टेस्ट से या एग्जामिनेशन से या प्रोसीजर्स से जिसके अपरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स में हो रहा है, जिनको अभी पता नहीं है। जो हेल्दी इंडिविजुअल है उनको पता नहीं है और उनमें अगर कोई डिजीज़ है तो उसको हम सर्च कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है स्क्रीनिंग का? टू सॉर्ट आउट फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप ऑफ अपरेंटली हेल्दी पर्सन हु लाइकली टू हैव डिजीज़, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज़ अंडर द स्टडी। मतलब हम उन लार्ज ग्रुप ऑफ अपरेंटली हेल्दी पर्सन में पता लगा रहे हैं जिनको डिजीज़ हो सकती है या जिनको इंक्रीज रिस्क है, उस चीज़ का हम पता लगाते हैं स्क्रीनिंग के अंडर हैंड। ठीक है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट जो रहता है जनरली अपरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल में हम करते हैं। तो दो इसके रिजल्ट होंगे, या तो स्क्रीनिंग करने के बाद वो अपरेंटली नॉर्मल कंडीशन में होगा या वो अपरेंटली एबनॉर्मल में होगा। ठीक है। अगर वो नॉर्मल हमको रहते हैं तो हम उनकी पीरियोडिक रीस्क्रीनिंग करते रहते हैं अगर कोई, ताकि फ्यूचर में उनको कोई डिजीज़ है या नहीं है। अगर अपरेंटली एबनॉर्मल है तो फिर तीन चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। नॉर्मल अगर हैं उसी के अंडर हैं तो हम लोग पीरियोडिक रीस्क्रीनिंग करते रहेंगे। इंटरमीडिएट अगर मिलता है हमको कोई पेशेंट या कोई भी सब्जेक्ट तो हम उसका सर्विलेंस करते हैं। सर्विलेंस का मतलब होता है कंटिन्यूस स्क्रूटनी, मतलब हम कंटिन्यूस उसको देखते रहते हैं या सर्विलेंस के अंडर हैंड रखते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर एबनॉर्मल हमें कोई सब्जेक्ट या पेशेंट मिलता है तब हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट के दो तरीके रहेंगे। अब स्क्रीनिंग के टाइप्स कितने रहते हैं? सबसे पहला स्क्रीनिंग का टाइप है मास स्क्रीनिंग, मतलब जहाँ पूरी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पे स्क्रीनिंग की जाती है। जैसे कि भाई ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है, आजकल कोविड-19 के लिए जो भी चल रहा है। सेकेंड टाइप की स्क्रीनिंग है हाई रिस्क और सेलेक्टिव स्क्रीनिंग, जो कि हाई रिस्क पेशेंट रहते हैं या जो सेलेक्टिव ग्रुप्स जो रहते हैं उनके लिए जो हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो डायबिटिक जो लोग रहते हैं या फिर जो कैंसर पेशेंट रहते हैं उनके लिए जो स्क्रीनिंग रहती है। मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग जो रहती है उसमें हम फेजेस के अंदर स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे कि भाई किसी भी चीज़ के लिए हम पहले क्वेश्चनेयर देते हैं उनको, उसके बाद हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इस फेज़ के अंडर हैंड स्क्रीनिंग रहती है। तो ये मास्क, हाई रिस्क और सेलेक्टिव और मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग हमने तीन तरीके की पढ़ी है। नाउ यूजेस, भाई स्क्रीनिंग का यूज़ क्या है? कि भाई सबसे पहला इसका यूज़ रहता है कि केस को डिटेक्ट करता है, जो अनरिकॉग्नाइज्ड है उसका ये पता लगाता है। अब वो रिकॉग्नाइज हो गया है तो उसका कंट्रोल ऑफ डिजीज़ करता है। जैसे कि इमिग्रेंट्स जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ से आने से पहले ही हम लोगों ने उनकी स्क्रीनिंग कर दी ताकि फ्यूचर वो जो डिज़ीज़ है आगे स्प्रेड ना हो। जैसे कि कोविड-19 के लिए जो कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है ना, रिसर्च पर्पस के लिए, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज देता है किसके बारे में? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड प्रिवलेंस के अंडर है। ठीक है। तो रिसर्च पर्पस पे भी यूज़ रहता है इसका। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है ये, कैसे भी अवेयरनेस करवाती है, हेल्थ प्रोफेशनल्स को एजुकेट करती है, जो पीपल रहते हैं, जो पेशेंट है, सब्जेक्ट है, वो भी अवेयर रहते हैं। तो ये यूजेस ऑफ स्क्रीनिंग है। नाउ स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं? तो सबसे पहला है एक्सेप्टेबिलिटी। इट शुड बी एक्सेप्टेबल, मतलब जो टारगेट पॉपुलेशन उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो टेस्ट पेनफुल, डिस्कम्फर्ट या एम्ब्रेसिंग नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल रहना चाहिए। सेकेंड स्क्रीनिंग टेस्ट रिपीटेबिलिटी, उसका फीचर है कि जब हम उसको वापस रिपीट करते हैं वंस
ऑन सेम इंडिविजुअल और अंडर द सेम कंडीशन, मतलब अगर उस टेस्ट को बार बार रिपीट अगर किया जाता है तो वो कंसिस्टेंट रिजल्ट देना चाहिए। तो ये चीज़ है रिपीटेबिलिटी। तो ये रिपीटेबिलिटी को हम प्रिसिशन भी बोला जा सकता है। इसके 3 मेजर फैक्टर रहते हैं। तो सबसे पहला क्या फैक्टर रहता है, ऑब्जर्वर वेरिएशन, मतलब कि जब 2 ऑब्जर्वर हैं उनके बीच में क्या वेरिएशन रहना है, या सेम ऑब्जर्वर है उसमें तो इंट्रा ऑब्जर्वर मतलब विद इन ऑब्जर्वर, और इंटर ऑब्जर्वर मतलब बिटवीन द ऑब्जर्वर। यहाँ पे सेम ऑब्जर्वर, एक ही ऑब्जर्वर अलग अलग टाइम पे अगर टेस्ट को रिपीट करेगा तब ये वेरिएशन रहेगा, और इंटर मतलब 2 अलग अलग ऑब्जर्वर रहेंगे, जब उससे जो रिजल्ट मिलेगा तो वो इंटर ऑब्जर्वर रहेगा। सेकेंड रहता है बायोलॉजिकल वेरिएशन, मतलब कि सब जो कंडीशन है सब्जेक्ट की, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर अगर उनकी कोई वेरिएशन या चेंजेस रहते हैं तो वो चीज़ में बायोलॉजिकल वेरिएशन में आता है। एरर्स जो रहते हैं वो रिलेटिंग टू टेक्निकल मेथड्स, कि भाई कोई इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट है या कोई अलग प्रॉब्लम या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर हम उस चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो सेम रिजल्ट देना चाहिए। तो ये 3 जो मेजर फैक्टर हैं वो रिपीटेबिलिटी के अंडर हैंड आते हैं। अब जो हमारा थर्ड फीचर रहता है स्क्रीनिंग टेस्ट का वो रहता है वैलिडिटी। इसको हम एक्यूरेसी भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या रहता है, इट इज़ द एबिलिटी टू सेपरेट और टू टेस्ट और डिस्टिंग्विश दोज हु हैव डिजीज़ फ्रॉम दोज हु डू नॉट हैव डिजीज़। मतलब कि ये उन दोनों को सेपरेट करता है। इसमें वो एबिलिटी रहती है कि जिनको डिजीज़ है और जिनको डिजीज़ नहीं है उस चीज़ को ये सेपरेट करता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो ग्लाइकोजूरिया इज़ द यूजफुल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ के लिए जनरली हम लोग ग्लाइकोजूरिया कर देते हैं, लेकिन वैलिड और एक्यूरेट टेस्ट के बारे में अगर हम देखेंगे तो जीटीटी रहता है, जिसे हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। तो ये वैलिडिटी। अब वैलिडिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं, जो कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। जनरली इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, पर हम इसको बहुत ही ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना करे। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा आ गया है सेंसिटिविटी और दूसरा है हमारा स्पेसिफिसिटी। अब सेंसिटिविटी का क्या रहेगा, एबिलिटी टू टेस्ट ऑल दोज हु हैव डिजीज़, मतलब यहाँ पे जिनको डिजीज़ है सेंसिटिव है वो उसके लिए। ठीक है, और इसको हम ट्रू पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या रहा कि भाई जिनको डिजीज़ है और जिसको हम ट्रू पॉजिटिव भी कहते हैं। अब आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि ये N को P को हमने थोड़ा अलग कलर में बताया। तो ये क्या एक निमोनिक के तौर पे हम इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि भाई N मतलब हम लोग नेगेटिव ऐसे सोच लेते हैं और इसका अपोजिट हम लोग ले लेते हैं ट्रू पॉजिटिव। तो जब भी सेंसिटिविटी का नाम आएगा आपको N से याद रखना है ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सेंसिटिविटी का रहेगा ट्रू पॉजिटिव N and P। नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी में भी क्या रहता है, एबिलिटी टू टेस्ट ऑल दोज हु डू नॉट हैव डिजीज। अब जिनको डिजीज नहीं है, ठीक है, इनको हम ट्रू नेगेटिव बोलते हैं। अब देखिए P का है, इसका हमने अपोजिट ले लिया N। ठीक है, ट्रू नेगेटिव। तो जब भी स्पेसिफिसिटी का नाम आएगा तो आप P से रिलेट करके ट्रू नेगेटिव याद करेंगे। तो ये निमोनिक से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में। ठीक है, अब इसको हम टेबल से समझते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए हमने N से देखा था ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे सेंसिटिविटी N, तो ये हो गया हमारा ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव वाली चीज़ से रहना है, मतलब जिनको डिजीज़ है उन लोगों के लिए हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहला होता है सेंसिटिविटी। तो इस टेबल में देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव 2 में हमने डिवाइड किया है और एक इस हेडिंग में डिजीज़ और नॉन डिजीज़ में हमने इसको करा है। ठीक है, अब पॉजिटिव में ये ऊपर वाला हमने टेबल ले लिया ट्रू पॉजिटिव और यहाँ ले लिया हमने फॉल्स पॉजिटिव। नो डिजीज़ के अंडर है फॉल्स पॉजिटिव। तो A और B जब हम इनका टोटल लेते हैं तो A प्लस B। इसी तरीके से अगर हम लोग नेगेटिव का लेते हैं तो फॉल्स नेगेटिव जो कि C एंड ट्रू नेगेटिव जो कि D। ठीक है, इसका टोटल हमारा हो गया है C प्लस D। अब जब हम लोग सेंसिटिविटी मतलब ये नेगेटिव, इसका अपोजिट हमने लिया ट्रू पॉजिटिव, मतलब हमको पॉजिटिव वाले से ही रिलेट करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या ले लिया, ट्रू पॉजिटिव ले लिया।
डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव क्या है A, तो यहाँ देखिए A, तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय हमारा टोटल क्या है A प्लस C, मतलब कि ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये हम जब सेंसिटिविटी में हम लोग डील करते हैं तो हमारा सिर्फ इस पर ही फोकस रहेगा, जो मैंने येलो मार्किंग में हाईलाइट कर रखा है सिर्फ इसी का रहेगा, और इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हमको नहीं रहना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था सेंसिटिविटी। ठीक है, अब जो ये फॉल्स पॉजिटिव जो बी के अंडर हैंड आता है, ये टाइप 1 अल्फा एरर भी, टाइप 1 एरर और अल्फा भी कहा जाता है, और फॉल्स नेगेटिव जो है उसको हम टाइप 2 एरर भी कहते हैं, जिसको बीटा। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंडर हैंड रहता है। तो ये चीज़ भी हमको पहले भी हम लोगों ने आप बताई है, मैंने, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में जाकर चेक कर तो, और भी आगे इसके बाद अगली स्लाइड में मैं आपको इसके टाइप 1 और टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर में बताएंगे। तो ये रहता है A डिवाइडेड बाय A प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये है सेंसिटिविटी, मतलब कि ट्रू पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं स्पेसिफिसिटी। देखिए P मतलब कि ट्रू नेगेटिव, हमने इस स्लाइड में ये देखा था, ट्रू नेगेटिव, N इसका अपोजिट ले लिया। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए स्पेसिफिसिटी। अब हम लोगों ने सेंसिटिविटी में ये वाले पोर्शन में हम लोगों ने किया, अब आप देखिए स्पेसिफिसिटी को हमने येलो इस पोर्शन में हाईलाइट किया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, P है तो इसका अपोजिट ट्रू नेगेटिव हो गया, तो हम लोग D को पहले लेंगे, D डिवाइडेड बाय B प्लस D, जो हमारा ये टोटल आया है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो गया स्पेसिफिसिटी। अब देखिए आप टाइप 1 अल्फा एरर, जो ये अल्फा टाइप 1 एरर जो कि अल्फा एरर भी रहता है, टाइप 2 बीटा एरर भी रहता है। तो हमने सेंसिटिविटी जब पढ़ा था तब हमने इस पार्ट को लिया था। अब जब हमको स्पेसिफिसिटी को पढ़ना है तब हम इस पार्ट को ले रहे हैं। तो आप इस 2x2 टेबल से बहुत इजीली इस चीज़ को देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आती है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, एक टर्म ये भी रहता है। तो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू में क्या रहता है, मतलब कि जो टोटल सारी हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो वो क्या है हमारी, तो A बाय A प्लस बी, A बाय A प्लस बी, मतलब A डिवाइड किया हमने A प्लस बी से मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू वाली टेबल में ये पूरा रहेगा। और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू की टेबल में अगर हम लोग देखते हैं तो D बाय C प्लस D मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। तो ये हमने पढ़ा था, ये वाला पूरा पोर्शन था हमारा सेंसिटिविटी, ये वाला पूरा पोर्शन हमारा है स्पेसिफिसिटी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं ना। अभी हम लोगों ने अल्फा और बीटा एरर के बारे में देखा था। तो अल्फा एरर कौन सा था, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, और फॉल्स नेगेटिव वाला हमारा बीटा एरर है। मतलब ये दोनों ही पॉइंट फॉल्स वाले हैं, ठीक है, ट्रू वाले नहीं है, इसीलिए एरर में है। तो अब जब हम लोग नल हाइपोथेसिस को देखते हैं तो हमारा डिसीजन हमको लेना होता है कि हमको उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि हमको उसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। अगर वो ट्रू है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा डिसीजन राइट है, ठीक है। अगर वो नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने उसको रिजेक्ट कर लिया तो हमारी जो एरर आने वाली है वो टाइप 1 एरर होगी, अल्फा एरर जिसको हम कहते हैं। इसी तरीके से जो अल्फा एरर यहाँ पे हमने पढ़ा था, टाइप 1 अल्फा एरर, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव वाला जो रहता है, ठीक है। तो ये वाला फॉल्स पॉजिटिव मतलब ट्रू है और हमने उसको रिजेक्ट कर लिया। इसी तरीके से फॉल्स नेगेटिव वाला जो रहता है वो है टाइप 2 एरर जिसको हम बीटा बोलते हैं। अब वो फॉल्स है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी जो एरर आई है वो बीटा एरर रहेगी, और वो फॉल्स है और हमने उसको रिजेक्ट किया तो हमारा ये डिसीजन करेक्ट रहेगा। तो ये नल हाइपोथेसिस की टेबल है जो हमको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार इसमें कंफ्यूजन रहता है। नाउ स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है जो हमको पता होना चाहिए क्योंकि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो रहता है वो हम अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स में करते हैं, जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो रहता है ये सिक इंडिविजुअल्स में किया जाता है। नाउ अप्लाइड टू ग्रुप, स्क्रीनिंग टेस्ट ग्रुप्स में रहता है
और ये हम सिंगल पेशेंट्स पे करते हैं। टेस्ट रिजल्ट्स इसके आर्बिट्री रहते हैं, फाइनल रहते हैं कि भाई जो हम लोगों ने स्क्रीनिंग किया भी ये इसको ये प्रॉब्लम है मतलब है। लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट में रिजल्ट फाइनल नहीं है, वो तो सारे एविडेंसेस को देखेगा, उसके बाद ही कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है या नहीं है। ये वन क्राइटेरिया पे बेस्ड रहता है जो भी हम लेते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स, साइंस, लैब फाइंडिंग्स, ये सब कुछ रहता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये थोड़ा लेस एक्यूरेट रहता है क्योंकि ये ऑब्वियसली हमको उसका कंफर्मेशन तो लेना होगा, लेकिन ये मोर एक्यूरेट रहता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन ये मोर एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव। इसको हम ट्रीटमेंट का बेसिस नहीं मान सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट को, बट इसको हम ट्रीटमेंट का बेसिस मान सकते हैं। ये इनिशिएटिव रहता है इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी के द्वारा। जो इसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट में मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक कोई भी कर लेगा स्क्रीनिंग, क्योंकि ये है अपेरेंटली ग्रुप्स, हेल्दी इंडिविजुअल और ग्रुप्स पे होता है, तो एजेंसी और इनका वो रहता है। और लेकिन ये तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वही आके हमें कंप्लेन करता है और उसी से आगे का हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बीच के हमारे डिफरेंस हैं। नाउ लीड टाइम, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, कई बार वाइवा वगैरह में पूछा जाता है। तो इसमें क्या रहता है लीड टाइम में, कोई भी डिजीज़ होती है तो यहाँ से उस डिजीज़ का ऑनसेट होता है, ठीक है। इस पॉइंट पे फर्स्ट पॉसिबल डायग्नोसिस रहता है, इस पॉइंट पे फाइनल क्रिटिकल डायग्नोसिस रहता है और ये यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस रहता है, ठीक है। और यहाँ ए में जो नॉर्मल जो भी आउटकम डिजीज़ का होने वाला है वो होता है। तो फर्स्ट पॉसिबल डायग्नोसिस और फाइनल क्रिटिकल डायग्नोसिस के बीच के टाइम को हम स्क्रीनिंग टाइम बोलते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस और जो यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस, ये जो वाला टाइम रहता है ये लीड टाइम रहता है, ठीक है। अब क्या रहता है, इसकी वजह से जो नॉर्मल जो आउटकम है वो तो डिजीज़ का यूजुअल आउटकम है वो तो ए है, लेकिन जो हमारा बी है ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम रहता है बी। जब हम डिजीज़ को अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो जो बेनिफिट जो हमारे बीच का जो प्रोग्राम रहता है वो बी और ए के बीच का जो प्रोग्राम का जो बेनिफिट रहता है वो हमें बेनिफिट इस पॉइंट पे हमको मिलता है। तो ये था लीड टाइम जो कि स्क्रीनिंग के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।